सास की कड़क आवाज कानों में पड़ी तो विनीता ने कसमसाकर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा तो आसमान पर अभी लाली छाई हुई थी। सूरज अभी निकला नहीं था, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ाया था। ना उन्हें खुद नींद आती है और ना किसी और को सोने देती है। 2 दिन पहले उसकी नींद जल्दी टूट गई थी और लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी, तो वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनकर मान जी की नींद टूट गई और वो बोल पड़ी, इतना जल्दी क्यों उठ गई? बहू, कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से विनीता का तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बस बहाना चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग गुजर गए हैं और अभी अमित को वापस आने में पूरे 4 माह और है। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास की तरह की रुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास ननद के संग ना रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार अमित का घर मिल गया था। अमित का परिवार भी छोटा सा था, माँ बाप और छोटी बहन, और वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले अमित को सबने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद विनीता 8 से 10 दिन ससुराल में रही थी। इन 4 दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे, ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर मांझी पूरी कर देती थी। मांझी जरा तेज तर्रार थी, सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननद सिम्मी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी जो उसी की हम उम्र थी। मांझी हर बात में नुस्खा निकाल कर बोलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर ना कोई ध्यान देता था और ना उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही अमित नौकरी पर वापस चला गया, तो वह भी साथ चली गई थी। अमित को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। विनीता ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। अमित भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। विनीता कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कितना अंतर है, कोई इतना बोलने वाला है और कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि अमित को विश्वविद्यालय की ओर से 6 महीने की प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। विनीता भी बहुत खुश थी। अमित उसे बाहों में समेट कर बोला था, विनीता, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े हैं इस घर में। बहुत दिनों तक अटका काम हो गया। 6 महीना तुम माँ और बाबूजी का पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विनीता जैसे आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं विनीता, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 महीने का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। उसके बाद 1 माह के अंदर ही अमित जर्मनी चला गया। उसे मांझी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, नीरू, माँ की जरा ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह साफ है, उनकी बातों को दिल पर ना लेना। तुम्हें तो पता है कि वह सारा दिन बोलती रहती है, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। अमित की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे बहुत बुरा लगता। सिम्मी ना होती
तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ वो हंसकर बोल पाती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। सुबह दीवार घड़ी ने टन करके 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभिमान जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह ना जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निर्वृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। बाबूजी और सिम्मी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिम्मी आकर जल्दी जल्दी हल्ला मचाने लगी। भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहली घंटी है। विनीता के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी। जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया हो तुम्हारा भाषण शुरू। बाबूजी गुस्से से बोले। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और मम्मी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी, माँ जी बोली। पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। विनीता चुपचाप पराठे सेकती रही। सिम्मी बोली, माँ कभी मौन व्रत रखे तो मज़ा ही आ जाए। विनीता के होठों पर मुस्कान आ गई। सिम्मी पर भी माँ जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी। प्रश्नों की बौछार सी कर देती। देर क्यों हुई, घर पर पहले बताया क्यों नहीं था। आदि सिम्मी झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो खो जाऊँगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही है, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती। सिम्मी तो बेटी है, माँ जी से सवाल जवाब कर लेती, पर वह तो बहू है, उसे अपने होठ से कर रखने पड़ती है। बिना बोले यह हाल है। जो कहीं भी वह भी सिम्मी की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बर्पा कर दे। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और सिम्मी चले गए। वह भी रसोई का काम निपटा कर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी तो वह चाय बनाने लगी। बाहर माँ जी ने टोकरे में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहुत ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज़ रोज़ गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। विनीता की आंखों में क्रोध के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। रात खाने के समय विनीता ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही नहीं जम जाता। अमित को तो दही बहुत पसंद है। पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े। ओहो, अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को भी अपने गुट में शामिल कर लिया। विनीता शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं रखती। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टोकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है
तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर अमित को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा। उसे सुबह माँ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठ ना गया। हल्की झुरझुरी से चिढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहती हुई माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वहाँ से वह चिल्लाई, सुनो जी जरा जल्दी इधर आओ, अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी विनीता के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव विनीता को बड़ा आराम लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर विनीता की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी है। इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते हैं। किस हालत में? माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंडा से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहे, 2 से 1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। विनीता ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही, पर सास भी माँ होती है। माँ तो इसे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुनी होती है। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इसे यह भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है, तो अब पूछ लेना, काफ़ी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात में माँ जी ने अपने खाट विनीता के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सिमी को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश पर वरसता इतनी बड़ी हो गई है, पर खाना बनाने की अक्ल नहीं है। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई है। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी। इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर विनीता के पास आ जाती है और खुद अपने हाथों से उसे दवा देती है। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती रहती। अपने प्रति माँ जी का इतना चिंतित देख विनीता हैरान थी। बड़ बोली, माँ जी की अंदर से उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। विनीता 4 से 5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बने रहे। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार विनीता को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी ज़मीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर में पड़ोस से विमला चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। विनीता ने जवाब दिया, हाँ अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और विमला चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। विमला चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती है। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो वह छुई मुई सी है। फिर फुसफुसा कर बोली,
अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं ऐसी ही होती है। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया। बस बस विमला, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को नहीं समझा। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी है। मैंने तो विनीता और सिमी में कभी फर्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज की चकमक खत्म हो जाए। विमला चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण सुना दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में ना बोलना। माँ जी के अंदर अभी आक्रोश था। विनीता लेटी लेटी हैरान से माँ जी की बात सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी की जान ही कहाँ पाई। अमीर ठीक ही कहते थे। मुंह से माँ जी चाहे बकझक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह ना रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, सिमी और बाबूजी भी माँ जी को टोका टोकी से कहाँ बच पाते हैं। या तो माँ जी का स्वभाव है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की ही हो जाती है। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास है। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था। दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला, जिसमें ममता और प्रेम भरा है। विनीता उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। अमित के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं है उसे। और वह नहीं गई और वह उसी दिन से अपनी सास का पूरी तरह ख्याल रखने लगी और सास की हर तीखी बात को वह पूरी तरह हंसी में लेकर भूल जाती थी। सास कितना भी तीखा बोल दे, वह हंस जाती थी। इसी तरह वह अपने पति का इंतजार करती रही। 6 महीने बाद उसका पति आया और अपने माता पिता को और बहन को अच्छी तरह से समझाकर बुझकर उसे घर में रहना को कहा और अपने पत्नी को साथ लेकर चले गए और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। अगर कोई पत्नी अपने पति की बात को मानकर चलती है तो पारिवारिक रिश्ता मजबूत होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।